नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम सिंपली यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है उस पूरे के पूरे पोर्शन को कवर करते हैं और देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो अपने क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगी जिन्हें आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती है एंड दोपहर 2:05 पर मैं इन वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ। डे अभी तक आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या किया। तो डे 1 से लेके डे 68 तक हमने 2014 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास से ही 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस देखे थे। और आज डे नंबर 69 में हम देखेंगे इसी 2022 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी कर सकता है। ठीक है। बाकी किसी ने अगर स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया तो मैं बता देता हूँ, अभी हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम डे नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, रोज की वही हमारी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको मुझे ये बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे पता चलता जाएगा कि डेली बेसिस पे आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर पहला क्वेश्चन जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले तो आप ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ो, मार्क करो क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। ठीक है। ये कीवर्ड है, तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा स्टैटिक का पोर्शन आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास है 10 सेकेंड्स, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या है, तब तक आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। चलिए, अब देखिए, यहां बोला गया है द लॉ स्पेसिफाइज, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात चल रही है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। तो बोला गया है कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, ऐसा नहीं है। यही इनके पास प्रावधान है कि ये ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, पर 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। 6 महीने तक जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी एक पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट 6 महीने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। उसके बाद द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। देखो, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ट्रिक बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप बहुत बड़े धोखे में हैं। और वो धोखा आपको मिला है कुछ वीडियोस देखकर, जिसमें सिलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस को देखा जाता है और बताया जाता है कि ये चीज जो है वो इस तरीके से होती है। बट मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज इस धोखे में मत रहना। यहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी, ठीक है, तो ये तो गलत नहीं। यही इस पर्टिकुलर लॉ का यही इस पर्टिकुलर लॉ का ड्रॉबैक है कि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ तो बना दिया,
पर इसके ऊपर अगर कोई ऐसा करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, अगर कोई भी जो मतलब कि इसके अंदर जो लॉ दिया गया है उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही जो करी जाएगी उसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है इस लॉ के साथ। तो ये चीज एकदम करेक्ट है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो प्लीज सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे पेपर को सॉल्व करने मत जाना। मैं हमेशा बोलता हूँ एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो टू ओनली इज द राइट आंसर। अभी थोड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ enshrined in the 10th शेड्यूल। ठीक है, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी है बट फिर भी 10th शेड्यूल में ये आपको देखने को मिलता है। और कौन से अमेंडमेंट से ये आया था एंटी डिफेक्शन लॉ? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एम्स टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय पीनलाइजिंग लेजिस्लेचर। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। हमने एक्ट के इसके बारे में बात कर ली, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये आया है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि कौन से वो ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन करी जा सकती है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी मेंबर ये समझ लो इलेक्ट होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है, तो उसके अगेंस्ट डिफेक्शन लॉ लगेगा। ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस लॉ के तहत। अगर कोई भी अपनी मतलब कि समझ लो कि जो पार्टी है उसने कोई डिसीजन लिया, बट कोई भी उनमें से जो इलेक्टेड पर्सन है वो अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलता है, ठीक है, या फिर कोई भी वोटिंग करता है, तो वो क्या होगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी अगर इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, मतलब कि वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं, किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, और फिर भी वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट हो गया है, उसके बाद अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बट इस ये क्या बताता है कि 6 महीने के अंदर अंदर तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को में जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक्सेप्शंस क्या है, आपको पता है हमेशा एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अ पार्टी मर्जेस विद अनदर इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर एग्री टू द मर्जर, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकती है, बट उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जो 2/3 मेंबर है उस पर्टिकुलर पार्टी के, वो ऐसा मानते हो तभी जाकर ऐसा किया जाएगा। लेकिन पहले क्या था, पहले यही जो थी वो 1/3 थी। इसलिए अब जो क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं ना, आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, उसमें ये 1/3 लिखा होता है, बट 1/3 नहीं है, ये 2/3 है। पहले 1/3 हुआ करता था, प्लीज इस चीज को याद रखना। और फिर ऐसे ही एक एक्सेप्शन, अ मेंबर चूजन एज अ स्पीकर और चेयरमैन सर्व्स कनेक्शन विद द पार्टी, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसी हाउस में से आया है, तो उसके कोई ना कोई तो प्रेफरेंसेस होंगी, है ना। अब देखो, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेनली स्पीकर, बट अगर स्पीकर चेयर नहीं कर रहे हैं, वहां पर नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई और आ जाएगा। बट मेनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने बात कर ही ली है। एक चीज याद रखना, ठीक है, कि ये 91st अमेंडमेंट जो है ना, इससे रिलेटेड कल जो थी एक गलती हो गई थी, है ना। तो मैं वो बता देता हूँ। जो मैंने कल आपको बताया था, मैंने गलती से वहाँ पर आई गेस पता नहीं कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बोला, मेरे को याद नहीं है। बट 91st अमेंडमेंट एक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, जिससे जो सीलिंग रखी गई है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने बन सकते हैं लोकसभा में, वो 15% है। वो कितना है? 15% है। तो ये चीज तो मैंने बता दी थी आपको कल, बट अमेंडमेंट शायद मैंने कुछ और बता दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट हाँ, आप मैंने आज ठीक कर दिया है उस गलती को, 91st अमेंडमेंट है। ओके, तो अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है ना कि कभी गलती हो जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट फिर भी अगर ऐसा कभी हो जाए, ठीक है, इंसान है, गलती होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट ने बताया था, तो फिर मैंने उसे अपडेट कर दिया था। ठीक है, पीडीएफ में भी मैंने उसे अपडेट कर दिया है, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये अपडेटेड होगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो मैं वही कह रहा था कि पहले जो था, ये 1/3 थे, जो इस तरीके से आप किसी और पार्टी के साथ अगर आपको मर्ज होना है, तो 1/3 मेंबर जो है वो अगर ऐसा मानते होंगे तभी ऐसा हो सकता है, ऐसे पहले था। बट अब उसे अपडेट कर दिया था अमेंडमेंट करके, और क्या कर दिया था, 2/3।
मैंडेट कर दिया था कि 2/3 इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मर्जर। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी नॉलेज से भी और एक ट्रिक से भी, है ना? ट्रिक मैं ये बोलता हूँ कि यूपीएससी की लैंग्वेज, ट्रिक बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के आप इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, दो ही स्टेटमेंट है, 10 सेकेंड्स है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, सबसे पहले नॉलेज मतलब कि बेसिक अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, तो आपको इतना पता होगा कि अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ और भी ऑफिसर्स होते हैं जो जाकर पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, जो मीटिंग्स हैं, उनमें जाके बैठ सकते हैं। हाँ, वोटिंग राइट नहीं होता, बस बैठ सकते हैं। बट नॉलेज से ये भी तो पता है कि सॉलिसिटर जनरल को तो ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के पास तो नहीं है। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि एजीआई तो है, एजीआई के साथ और कौन है जिनके पास ये पावर है जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन मीटिंग्स या फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि हाँ यार, ये इनको तो ये पावर कोई दी नहीं गई थी, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब मैंने आपको क्या बोला है, जैसे ही आपको ये दिखे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर स्टेटमेंट को आप पहले ही मान लो कि गलत है, नहीं। आप सतर्क हो जाओ कि अब आप 50-50 पे पहुंच चुके हो। अब आपको समझना है कि अपनी नॉलेज के हिसाब से कि क्या ये सही होगा या गलत। ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अब तक जो हमने स्टेटमेंट देखी है, 95% ऑफ देम वर इनकरेक्ट। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा सारी इनकरेक्ट होती है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी करेक्ट भी हो सकती है। जैसे वो एम्पावर वाला क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और मतलब कि हाई कोर्ट को कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सके। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एम्पावर बोला था, वहां पे ये नहीं बोला डिफाइन करता है, ये करता है, वो करता है, नहीं। तो एम्पावर बहुत ही क्या है, वाइड वर्ड है कि अब पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ 95% ऑफ देम आर इनकरेक्ट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे पता चल गया कुछ झोल हो सकता है, तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइंस। देखो, होता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसके प्लेजर पे वर्क करता है, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूं मैं, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट लिख रहा हूँ, ऐसे प्रेजी लिख रहा हूँ। अब देखो जरा, पर क्या ऐसा होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन कर देते हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है? बिल्कुल ऐसा होता है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन, कि ऐसा चलता हुआ आ रहा है, ये एक ट्रेडिशन है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हो। ठीक है, तो यही कैच था जो आपको समझना था इस क्वेश्चन में। तो नीदर वन नीदर टू। अगर यहाँ पे लिखा होता अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इन इंडियन पार्लियामेंट या अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन इन इंडियन पार्लियामेंट, और फिर ऐसा लिखा होता तो ठीक था। बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ ये लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास तब तक पावर है, ये वो अपने ऑफिस में तब तक बैठेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है रिट से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था ना एक बार प्रीवियस ईयर में कि रिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आगे आज आज हम क्या करेंगे, थोड़ा रिट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप 3 स्टेटमेंट है, 15 सेकंड्स आप ले लो और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, मैंडेमस के बारे में कुछ बात यहाँ पे करी हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, ठीक है? क्योंकि ऐसा, मतलब कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसा कह रहा था, और ऐसा है भी कि जो मैंडेमस है वो किसी ऐसी कंपनी के ऊपर लाई कर सकता है अगर वो एक गवर्नमेंट कंपनी है तो। बट हुआ क्या कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बट यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना था। यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना था, बट सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जो टीचर्स थे, उन्होंने भी ये बोला और ऐसा लिखा भी गया है कि जैसे मैं आपको अभी आगे दिखा भी दूंगा कि अगर कोई एज अ गवर्नमेंट कंपनी काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस को लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंडेमस है क्या, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। बट ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, तो मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ, मैं यूपीएससी का आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी चीज का आपको आंसर नहीं बता रहा, सिर्फ इसकी बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने क्या आंसर दिया था। फिर उसके बाद बोला गया कि mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। बिल्कुल, अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अगेंस्ट आप इसे नहीं लगा सकते, मैंडेमस को लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एज अ, मतलब कि इंटरेस्टेड है पब्लिक ड्यूटी से, गवर्नमेंट ने उसे पावर दी है, तो उस टाइम पर उसके ऊपर भी मैंडेमस लग सकता है। एकदम बात ठीक है। बट फिर सेकंड स्टेटमेंट को क्यों गलत किया, ये किसी को समझ नहीं आया। ठीक है, any public minded person can be a petitioner to move to a court to obtain the writ of quo warranto। बिल्कुल, को वारंटो में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित है सिर्फ वही जाकर कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन है जो ये सोचता है कि हाँ ये गलत हुआ है, और को वारंटो मतलब है बाय व्हाट वारंट आपने ये काम किया है, आपके पास क्या अथॉरिटी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक माइंडेड है, जो ऐसा करना चाहता है वो ऐसा कर सकता है। जरूरी नहीं है जो पीड़ित है वही को वारंटो लगाए। ठीक है, तो ये बात भी एकदम ठीक थी। अब ये सब होता क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यूपीएससी के हिसाब से इसका आंसर 1 2 3 था, बट बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से इसका आंसर 1 3 होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले सालों में। ठीक है, जिसमें से आपको पता है कि ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ये आपको कौन से आर्टिकल के अंडर देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्कोप है ये नैरो है हाई कोर्ट से। देखो क्या है, सेम रिट्स जो है आप अपनी इनको एंजॉय कर सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की जो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन वाली पावर्स हैं ये बहुत ही ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स पे भी लागू होती है और लीगल राइट्स पे भी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, उसका नैरो स्कोप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स पर ही लागू करवाई जा सकती है। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये याद रखना है, ऐसी स्टेटमेंट बन सकती है कि जो हाई कोर्ट है उसकी जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होगी। आर्टिकल नंबर 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 के तहत तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है तो नेशन वाइड ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। बट हाई कोर्ट स्टेट बेस्ड है तो यहाँ पे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जितनी भी उसकी टेरिटरी है हाई कोर्ट की। अब देखो जरा, 5 टाइप की आपको रिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले होता है हैबियस कॉर्पस, टू हैव दी बॉडी। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। ठीक है, कि आप ऐसा बोल सकते हैं ना, अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो काम अपना नहीं कर रही है,
तो आप मैंडेमस लागू करवा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि वी कमांड कि आपका ये काम है और आपको ये काम करना चाहिए, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे केस में। फिर आता है प्रोहिबिशन और सर्चरी। इन दोनों के बीच में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, प्रोहिबिशन में और सर्चरी में। देखो, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि आप जैसे कि समझ लो लोअर कोर्ट है कोई भी, लोअर कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाने वाला है और जो उससे हायर कोर्ट है उसे ऐसा लगता है कि ये तो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके इस फैसले को सुना रहा है। तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है पहले ही उन्होंने अपना जो मतलब कि अपनी जो जजमेंट है वो नहीं दी है, ठीक है, तो वो उस जजमेंट को देने से पहले ही क्या कर रहा है, उन्हें रोक दे रहा है, तो वो प्रोहिबिशन हो गया। सर्जरी में क्या है कि कोई भी मतलब कि ये समझ लो कि अपर कोर्ट जो लोअर कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास कर दी है, उस जजमेंट पास होने के बाद हाई कोर्ट जब उस पर स्टॉप लगा दे या हम बोले कि उसको उसे क्वैश कर दे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, तो उसे बोलेंगे सर्चरी। तो ये क्या है, ये लॉ पास होने से पहले, ये लॉ लॉ तो नहीं बोलूंगा बट हाँ जजमेंट पास होने के बाद। इतनी चीज आपको दोनों में डिफरेंस, ये बड़ा बड़ा डिफरेंस है, हम बहुत डीप में नहीं जा रहे, ये बड़ा बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। को वारंटो की अगर हम बात करें, को वारंटो की मतलब है कि क्या अथॉरिटी है आपकी, कि आपने ये काम किया, तो आपने ये काम कैसे किया। मान लो कि एक जो क्लर्क है वो किसी आईएएस ऑफिसर के साइन मारकर बोलता है कि हाँ ये चीज जो है आप कर सकते हैं, तो द क्वेश्चन इज दिस कि उस क्लर्क के पास क्या अथॉरिटी है, समझे, कि वो साइन कर रहा है एक आईएएस ऑफिसर के, और उसे क्या कर रहा है, उसे ये दर्शा रहा है कि हाँ अब ये काम हो सकता है क्योंकि साइन हो चुके हैं। तो मतलब कि को वारंटो का मतलब है कि आपकी क्या अथॉरिटी है यहाँ पे जो आपने ये काम किया है, ठीक है। तो चैलेंजेस द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ये बात आपको याद रखनी है, ओके। फिर उसके बाद जो की डिस्टिंक्शन है ना जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंडेमस, तो ये याद रखना है मैंडेमस कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लागू किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है। प्लस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप मैंडेमस को नहीं लगा सकते, वी कमांड वाला जो है ये वी कमांड, ये आप नहीं लगा सकते, ना ही गवर्नर के खिलाफ लगा सकते हो। तो ये चीजें जो है ना, ये एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, देखो बना भी है अभी। फिर उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव, कि पहले ही रोक दिया जाता है बिफोर द फाइनल ऑर्डर। और सर्जरी जो है ये प्रिवेंटिव भी है क्यूरेटिव भी है, बट ये आफ्टर द ऑर्डर इज पास्ड उसके बाद सर्जरी लगाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, प्लीज इसे मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। को वारंटो की बात करेंगे तो को वारंटे को मतलब है कि क्या वारंट है आपके पास, क्या अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है। तो कैन बी फाइल्ड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट जस्ट द एग्रीव्ड पर्सन। इसी की बात अभी थर्ड स्टेटमेंट में हुई थी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो पब्लिक माइंडेड आदमी है या पब्लिक माइंडेड औरत है, वो जाकर कोर्ट में को वारंटो को लागू करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है जो पीड़ित है उस वो ही को वारंटो को यूज करेगा। फिर यही एचसी जो है उसके पास, मैंने बोला उसकी पावर जो है वो वाइड है, क्यों, क्योंकि वो लीगल राइट्स पर भी इन मतलब कि रिट ज्यूरिसडिक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन रिट को इग्नोर किया गया तो इट विल लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, इस मिशन को, तो ऑब्वियसली 2022 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसी चीजें हम जो है ना, जो भी नई स्कीम्स आ रही है या जिन भी स्कीम्स को 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 100 साल, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज है, 100 साल तो किसी स्कीम को नहीं हुए, बट ऐसी जो स्कीम्स है उनके बारे में हम करंट अफेयर्स में कवर करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप कहीं से भी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं आप कर लीजिए, बट आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने, और मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर्स करवाता हूँ, उससे करंट अफेयर्स जल्दी भी हो जाती है और इजीली याद भी हो जाती है। तो अगर आप कहीं से भी कवर कर रहे हैं, किसी भी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उस मैगजीन को पढ़िए और फिर यहाँ पर आके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहा है, उसके पास टाइम कम है, बहुत सब कुछ है रिवीजन के लिए, तो आप मतलब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जा सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं एक महीने के, प्लेसेस इन न्यूज को मिला के, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है,
ठीक है, अगर चीजें आनी होंगी तो वहीं से आ जाएंगी, नहीं तो आपको पता है कि यूपीएससी कितना घुमा देता है, ठीक है, कि आप पूरी ग्रंथ भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बट छोटी स्टेटमेंट्स है तो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, उसके बाद हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए। चलिए, देखो आयुष्मान डिजिटल मिशन तो जो 2021 में आया था। अब क्या है ना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि इसका, देखो मैं वही बोलूंगा, वैसे तो आपको इसे नॉलेज से सॉल्व करना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम का ही एक मिशन था, और आपको ये पढ़ा होना आपके, मतलब कि आपको ये पढ़ना ही चाहिए था, ठीक है। बट अगर नहीं पढ़ा तो हम इसे यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में डिजिटल मिशन क्या था कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, ताकि नेशन वाइड उसे एक्सेस किया जा सके, है ना। वो लोकली तो सेव होते हैं, लोकली लोकल हॉस्पिटल्स में सेव होंगे, बट नेशन वाइड एक्सेस उनका प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। अब हुआ क्या कि पहली स्टेटमेंट आपने देखी, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अब थोड़े से ना आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो पब्लिक हॉस्पिटल्स तो मान लिया, पर क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, यार ऊपर से मस्ट लिखा है, कि मस्ट का मतलब है मैंडेटरी है, और जब भी कोई चीज मैंडेटरी लिखी होती है तो थोड़ा सा हमें क्या होता है, हमें सतर्क होना होता है। बट फिर भी नहीं पता तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। As it aims to achieve the universal health coverage, every citizen of India should be a part of it. Ultimately, मैंने आपको क्या बोला, जब भी ये आपके साथ ज्यादा फ्रैंक हो जाए ना, जब भी आपको चीजों को ज्यादा समझाना शुरू कर दें, तो आप समझ जाना उस स्टेटमेंट में झोल है, वो स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इन स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं, जब कॉमा लगा है तो आप इधर से स्टार्ट करो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। अल्टीमेटली वो यहां तक उसको एंड कर सकते थे, बट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उसका रीजन भी दिया, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी वो ज्यादा समझाए तो समझ जाओ ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो मतलब कि पहले चलो मैं ये बताता हूँ, ये स्टेटमेंट गलत समझ में आ गई। ये स्टेटमेंट क्यों गलत होगी? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हमें समझ में आया यूपीएससी की लैंग्वेज ये कहती है, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो उसके हिसाब से तो फिर ये वॉलेंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो ये क्या हो गया, ये वॉलेंटरी था, ठीक है। अब उसके बाद इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। अब देखो कितना, जब उनको स्टेटमेंट को सही करना है तो कितना इजी कर देते हैं, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, कि ये पूरी कंट्री में इसकी सीमलेस पोर्टेबिलिटी है, सब यूज कर सकते हैं नेशन वाइड से। करेक्ट। तो 3 सिर्फ करेक्ट था, बट आप कहोगे सर सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे सही करा, कैसे सोचा? ये मैं यही कहता हूँ, ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, कि आपको जब समझ में आया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कनेक्टेड है। क्योंकि कोई भी चीज अल्टीमेटली हर किसी तक तभी पहुंच सकती है जब वो मैंडेटरी हो। बट हमें यूपीएससी की लैंग्वेज से पता है कि भाई ये एक्स्ट्रा समझा रहे, कुछ ना कुछ झोल है। तो और ऑप्शन में भी हमें देखने को मिला है कि 3 ओनली है। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता तो मैं थोड़ा रुक जाता, बट ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि 3 ओनली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया, हाँ बिल्कुल ये मैंडेटरी नहीं होगा, ये वॉलंटरी होगा, इसीलिए इन दोनों को कनेक्टेड स्टेटमेंट बनाए, ताकि किसी के भी दिमाग में ये आए कि अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो फर्स्ट भी करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज कैसे आएगी, ये चीज आएगी आपको एक लंबे समय, मतलब कि अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रीलिम्स में, है ना। तो आप इन चीजों को, मैं बोलता हूँ 3 से 4 बार रिवाइज करो, तभी आप इस लैंग्वेज को समझ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब 5 साल भी तो हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2021 में लॉन्च हुई थी। किसने करी थी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? टू क्रिएट सिक्योर इंट्रोपेरेबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा
कि इसे लॉन्च किया गया टू डिजिटाइज हेल्थ केयर। जैसे मैंने बोला, सारे रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं उन्हें डिजिटाइज किया जाए, ताकि पेपर रिकॉर्ड्स जो है उन्हें रिड्यूस किया जा सके। और अब किसी की अगर हमें हेल्थ हिस्ट्री देखनी हो तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके उसकी हेल्थ हिस्ट्री को देख सकें, है ना? तो इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब ये एक 14 डिजिट, याद रखना, अब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो डिजिट पूछी जाएगी कितनी डिजिट है। तो 14 डिजिट नंबर जो है वो इसमें 14 डिजिट नंबर की एक आइडेंटिफिकेशन आपको दी जाती है, उस हेल्थ रिकॉर्ड को दी जाती है, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि कौन सा रिकॉर्ड किसके लिए है, किसका है। ठीक है, मेरे को बस एक चीज आपको बतानी थी यहाँ पर, वॉलेंटरी है, ठीक है, सिटीजन्स और प्रोवाइडर्स दोनों के लिए, कि हॉस्पिटल्स अगर ऐसा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो ही वो रखेंगे, और सिटीजन्स अगर रखवाना चाहते हैं तो ही वो रखवाएंगे। वॉलेंटरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखना कि डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है लोकली, स्टेट या हॉस्पिटल लेवल पर, बट वो एक्सेसिबल है नेशन वाइड। प्लीज ये ही मेरे को लगता है कि अगर ये फिर से क्वेश्चन आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट वो डालेंगे, और यहाँ पर ये वो कर देंगे, ये ऐसे लिख देंगे कि डेटा इज स्टोर्ड नेशन वाइड या नेशनली। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टेट वाइज डेटा को स्टोर किया जाता है या हॉस्पिटल लेवल पे किया जाता है, यहीं पे वो आपको घुमा देंगे। ठीक, बाकी सारी चीजें इजी हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत लाजमी था, क्योंकि आपको पता था कि दो लोकसभा निकल चुकी हैं, बट डेप्यूटी जो स्पीकर थे उनके उनका चयन नहीं हुआ था। ठीक है, उस टाइम की अभी बात करते हैं। ठीक है, उस टाइम पर हमें देखने को मिला कि चयन नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये बात तो समझ आ गई थी कि डेप्यूटी स्पीकर पर क्वेश्चन बनना था, और यही हुआ फिर। ठीक है, यही हुआ। तो फिर से चार स्टेटमेंट्स है, 20 सेकेंड दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लो। बड़ा क्वेश्चन है, और मैंने आपको क्या बताया है, बड़ा क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही आसान है सॉल्व करने के लिए। और आपको इधर क्या दिख रहा है, चार स्टेटमेंट्स है, और आपको दिख रहा है मैक्सिमम दो गलत हो सकते हैं और मिनिमम एक गलत हो सकता है, पर एक तो गलत होगा। तो पहले इन चारों में से एक गलत तो ढूंढो, क्या पता फिर आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि हमें देख रहे हैं जैसे ऑप्शन है वैसे हमें पता चला है कि मैक्सिमम दो गलत है और मिनिमम एक गलत है, तो पहले उस एक गलत को ढूंढो। चलो, तो आपके पास 20 सेकेंड्स है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, अब देखते हैं जरा। सबसे पहले तो एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, आज के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि जो सीट है वो वेकेंट ही है डेप्यूटी स्पीकर की। तो इस वजह से आज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स को भी देख लेंगे। अभी देखो जरा, एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, देखो वो क्या करते हैं, उन्हें गलत करना होता ना, ये वो यहाँ पे लिख देते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर उन्होंने लिखा नहीं। एक रूल्स है जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसके तहत तो हाँ, रूल्स में तो सब कुछ लिखा होता है, सारे रूल्स होते हैं। तो द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, बिल्कुल ठीक बात है कि स्पीकर ही। अब देखो, यहां तक आपको समझ आ गया था कि ये चीज ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोला, किन्हीं रूल्स की बात करिए। बट ये पता होना कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उनके इलेक्शन की डेट स्पीकर तय करते हैं, ये आप तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ी नॉलेज हो। इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। मुझे पता है जहां वन नहीं है वो अब आंसर नहीं हो सकता। मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3।
या फिर 1-3। तो मुझे पता चल गया इतना तो कि स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो तो इनकरेक्ट है। अब मुझे देखना है 2 करेक्ट है या नहीं है, बस मुझे इतना देखना है, ठीक है। फिर आ गया देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अब मैंडेटरी बोल दिया भाई साहब, थोड़ा सा सतर्क हो जाना, ठीक है। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन और द रूलिंग पार्टी। अच्छा, तो अगर इंडिपेंडेंट है फिर, इंडिपेंडेंट अगर कोई कैंडिडेट है फिर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लस ऐसा कुछ मैंडेटरी भी नहीं है, ऐसा कुछ मैंडेटरी भी नहीं है। बट हाँ, ये कन्वेंशन जरूर होता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है, वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है, ठीक है। बट ऐसा कोई मैंडेटरी भी नहीं है, और जो यहाँ पे लिखा है वो तो पूरी तरीके से ही गलत है। तो देखो, और मुझे कुछ देखना भी नहीं था, और मुझे कुछ देखना भी नहीं था, मेरे पास आंसर था, बट फिर भी हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें नॉलेज गेन करनी है। The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeals lies against his rulings। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात सोचो, जब डेप्यूटी स्पीकर वर्क कर रहे हैं स्पीकर की तरह, जब स्पीकर अपनी सीट पे नहीं बैठे हैं और डेप्यूटी स्पीकर उनकी सीट पे आके बैठे हैं, तो वो सारी पावर्स वो भी इंजॉय करेंगे जो स्पीकर करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर के पास भी वो सारी पावर आ जाएंगी जो स्पीकर के पास है। तो बिल्कुल वो प्रिसाइड करेंगे उस सीटिंग्स को, और उनके अपील के अगेंस्ट कोई भी, मतलब कि उनकी रूलिंग्स के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं की जाएगी। एकदम सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर बोला गया है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी फ्रैंक हो जाए, द वेल इस्टैब्लिश्ड, मतलब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया होता ही है, ठीक है, होता ही है। बट आपको याद रखना है कि ना जी, इतनी बात आपको समझनी है, जब आपके साथ ज्यादा फ्रैंक हो जाए ना, जब आपके साथ एक दोस्त की तरह बात करे, मेरे यार तेरे से बात करूं मैं कुछ, ठीक है, तब आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ झोल है भाई। तो वही इन्होंने बोला है, द वेल इस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो मोशन है, इट इज मूव्ड बाय a member of parliament MP and seconded by another MP and seconded by another MP, another MP। तो ये बात एकदम गलत है, स्पीकर प्राइम मिनिस्टर बस। फिर भी अब आपको समझ में आ गया कि ये जो नॉलेज है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और जब ऐसे वर्ड्स यूज करे जाए ना, द वेल इस्टेब्लिश्ड और मैंडेटरी, तो अपने कान खड़े कर लो थोड़े से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देख लेते हैं, आज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो इलेक्ट किया जाता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, इलेक्शंस, आर्टिकल 93, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल बेस्ड वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे डायरेक्टली, डेटा बेस्ड, ठीक है। एक्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हेन द स्पीकर ऑफिस इज वेकेंट और इन देयर एब्सेंस, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये सब ऑर्डिनेट नहीं है, ये सब ऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि अगर कोई डेप्यूटी है तो वो उसके सब ऑर्डिनेट होगा, नहीं नहीं नहीं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इस एक्सेप्शन पे बनाया जा सकता है। आपको याद रखना है कि डेप्यूटी स्पीकर अपने आप में एक पोस्ट है, और वो स्पीकर के सब ऑर्डिनेट नहीं है, इट इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू स्पीकर। प्लीज इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन एंड टर्म की बात करें, तो डेट कौन फिक्स करता है, डेट फिक्स करता है स्पीकर। जो भी लोकसभा के तब स्पीकर है वो फिक्स करेंगे कि कौन सी डेट को डेप्यूटी स्पीकर जो है उनके इलेक्शंस होंगे, ठीक है। और तब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं जब तक लोकसभा की ड्यूरेशन है, मतलब कि जब तक लोकसभा चल रही है, वो पर्टिकुलर लोकसभा वर्क कर रही है, ठीक है। पावर्स एंड रोल की बात करें तो इनके पास वो सारी पावर होती है जो स्पीकर के पास है जब ये स्पीकर की गद्दी पे बैठे हैं। और वही बात जो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी थी कि कोई भी अपील उनके रूलिंग के अगेंस्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये लिखा है, नो अपील्स लाइज टू स्पीकर अगेंस्ट अ डेप्यूटी स्पीकर्स रूलिंग। फिर कन्वेंशन की बात करें तो मैं वही कह रहा था कि ट्रेडिशनली ये बोला गया है कि जो भी डेप्यूटी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, ठीक है। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशन है, ठीक है, एक कन्वेंशन है जो ये फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ये हमने बात कर ली।
इनके अगर मतलब कि समझ लो कि रिमूवल और वैकेंसी से रिलेटेड अगर बात करें तो इनको रिमूव करना है तो आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से ही इन्हें रिमूव कर सकते हो। किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। प्लीज याद रखना, जो चीजें प्रीवियस ईयर में नहीं पूछी जाई गई हैं, वो क्या हो सकता है कि सेम टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और अगली बार दूसरी स्टेटमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। तो जो स्टेटमेंट्स नहीं आई है ना, उन स्टेटमेंट्स के बारे में तो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें मैं आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी। जब वहां पे बोला गया था कि कौन सी सिर्फ उधर मीथेन का नाम दिया था उस टाइम पर, कि कौन सी वो क्रॉप है जिसमें से सबसे ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है, या एक स्टेटमेंट के तौर पे थी, मैं भूल गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं। मेरे को याद है कि इस तरीके से कोई स्टेटमेंट थी जिसमें वहां पे पैडी फील्ड्स लिखा था। ठीक है, कि मीथेन का जो सबसे बड़ा सोर्स देखा गया है वो देखा गया है पैडी फील्ड एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब आपको बस इतना देखना था इसमें से पैडी जो क्रॉप है वो कौन सी है, तो राइस है। सिंपल था। और अब आपको आगे के लिए भी याद रखना है कि सबसे बड़ा जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का, वो पैडी फील्ड्स है। तो पैडी फील्ड्स में क्या आ गया? राइस आ गया। बस इस बात को याद रखना, वहां से सबसे ज्यादा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपको निकलते हुए देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है मीथेन का निकलने का, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, ये सॉइल है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर आपको बहुत सारी चीजें आपकी वैसी करेक्ट हो जाएगी। ये सॉइल है। अब आपको पता है कि जो पैडी फील्ड्स होती है उसमें बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, पूरा फ्लड करना पड़ता है क्रॉप को, है ना। राइस की फील्ड्स को भी आपने देखा है बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो जब इसको फ्लड कर दिया जाता है तो क्या होता है, अब ये सॉइल जो है ना, सॉइल जो है इसमें ऑक्सीजन तो बची नहीं है, तो यहाँ पे एरोबिक आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होके आती है? मीथेन गैस। इसीलिए वो सारी फील्ड्स जहां पर पानी कम यूज हो रहा है, जिसमें जो फील्ड्स है वो पानी से फ्लडेड नहीं है, वहां पर मीथेन कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो पानी से फ्लडेड है वहां पर मीथेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। अब आपको पता है ट्रेडिशनली क्या किया जा रहा है? फ्लड कर दिया जा रहा है पूरा का पूरा राइस फील्ड को। अगर आपको एक नई चीज बताई गई है, इसका मतलब है ये क्या है? एक न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमेशा बेटर होगी। तो अब आपको ये देखना होता है हमेशा स्टेटमेंट में कि न्यू टेक्नोलॉजी जब हमेशा बेटर है तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहाँ करी गई हैं। अगर अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं तो आप उन सारी स्टेटमेंट को सही मानेंगे। अगर कहीं पर भी नेगेटिव बात करी गई है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वहां पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि वो पिछली वाली से बेटर है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि राइस फील्ड में मीथेन की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसे फ्लड कर दिया जा रहा है, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो कल्टीवेशन का एक सिस्टम है, इसमें ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग करी जाती है। मतलब कि पानी दिया भी जा रहा है, उसके बाद उस फील्ड को ड्राई भी रखा जा रहा है, मतलब फ्लड नहीं किया जा रहा है। तो मतलब हाँ, ये तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अच्छा है। तो क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, देखो होता क्या है, इसमें जो सीड्स होते हैं उनको जल्दी बोया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि इसमें जो हमें क्रॉप की इंटेंसिटी है वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और इसमें सीड की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। अब आप सोचोगे यार ये क्या चीजें हैं, ये कहाँ से एग्जाम में आ जाती है? ये भाई साहब सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसलिए कह रहा हूँ करंट अफेयर्स के सेशन देख लो। वहां पे ऐसी सारी चीजें जो भी एग्रीकल्चर से, एनवायरमेंट से, एसएनटी से, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी पूछा जाता है मैं सब कवर करता हूँ, और यही रीजन, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। ओके, अब देखो जरा, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। मैंने तो आपको बताया था कि ट्रेडिशनली राइस फील्ड को पूरा फ्लड किया जाता है, इसलिए मीथेन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बट जब वेटिंग एंड ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, ये सिस्टम यूज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मीथेन प्रोडक्शन कम होगा। फिर उसके बाद रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ऑब्वियसली जब पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है, कुछ ऐसा टाइम है जिस टाइम पर हम ड्राई रख रहे हैं फील्ड को, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो कम होगा। बिल्कुल, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, और मुझे पता है न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो मुझे बस ये देखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहाँ दिए, और मैं अपने आंसर को मार्क करके आगे बढ़ूंगा।
अगर कहीं पर मुझे नेगेटिव कुछ देखने को मिलता है तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो मुझे पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, पॉजिटिव ही होगी, पहले वाली सी अच्छी ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाँ इसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखो, अब इसमें क्या किया जाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में, जिसे SRI भी बोलते हैं। ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो इकोलॉजिकल मेथोडोलॉजी है जो इंक्रीज करती है राइस की यील्ड्स को बाय 30 to 50%। राइस की यील्ड बढ़ जाती है, 30 से 50% ही कम पानी यूज होता है, और 90% फ्यूअर सीड्स, मतलब कि पहले अगर 100 सीड यूज हो रहे थे तो अब सिर्फ 10 सीड यूज हो रहे हैं, और कम केमिकल, ऑब्वियसली सीड कम है तो केमिकल भी कम यूज होगा। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या है, यंग सीडलिंग्स, जैसे मैंने बोला कि जो सीड जब होता है यंग एकदम पहले ही बोया जाता है। यूजुअली क्या किया जाता है जब वो सीड 21 से 30 डेज का होता है तो किया जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ 8 से 12 ओल्ड सीडलिंग्स, डे ओल्ड सीडलिंग्स को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है उसकी। वाइडर स्पेसिंग, यहाँ पर गैप ज्यादा दिया जाता है दो सीड्स के बीच में, तो इस वजह से क्या होता है कि कम सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंगल वाइडली स्पेड सीडलिंग 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है। ठीक है, सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है रादर देन फ्लडिंग देम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है जब फ्लड नहीं किया जाता तो सॉइल के पास क्या होता है, एयर कंज्यूम करने की मतलब कि कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले पूरा ही फ्लड कर दिया जाता था, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी सॉइल में। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज किया जाता है। ठीक है, यील्ड्स, रिसोर्स एफिशिएंसी हमने देख लिया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यही मैं बता रहा हूँ, फ्लडिंग जब भी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से मीथेन जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे फ्लडिंग कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मीथेन की जो एमिशन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है हमेशा कि प्लेसेस इन न्यूज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं प्लेसेस इन न्यूज़ का अलग से लेक्चर बनाता हूँ। वो भी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे आप जाके उसे देख सकते हैं। हर महीने आपको इसमें 17 और 15 to 17 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ के, और प्लस कुछ पॉइंटर्स होते हैं, इतने 10 to 12 पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका पूरा कवर हो जाता है जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन था कि वेस्ट अफ्रीका जो है वो, उसमें एक लेक है जो ड्राई हो चुका है एंड इट हैज टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट, उसका नाम क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपको लेक विक्टोरिया पता होता तो आपको पता है कि भाई ये वेस्ट अफ्रीका में तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही चला गया। लेक वोल्टा के बारे में भी आपको पता है ये वेस्ट अफ्रीका में तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन से चला गया। दो ही बचते हैं, जो दो नए थे, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। ठीक है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा होता तो आपको पता होता कि दिस वॉज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, लाइक इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको माली में देखने को मिलता है। कहाँ पे, माली में। लेक विक्टोरिया की बात करें, चलो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक विक्टोरिया कहाँ देखने को मिलता है, बट इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ का, अफ्रीका का। ये आपको याद रखना है। फिर लेक ओगुटा की बात अगर हम करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें नाइजीरिया। उसके बाद लेक वोल्टा की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है, घाना। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। ओके, चलिए। हाँ, अब देखिए एक मिनट, लेक वोल्टा ही था ना। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इट वाज ऑन दी हार्डर साइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कैनन दे दिया। ठीक है, गंडी कोटा कैन। अब ये बोल दिया कि ये साउथ इंडिया में लाई करता है और यहाँ पे कौन सी रिवर के थ्रू ये जाता है। अब ये क्वेश्चन करना हार्ड था। अब मैंने आपको क्या बोला है कि यार 50% से कम कट ऑफ जाती है, देर इज अ रीजन, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपको हवा भी नहीं लगेगी, और इनमें से करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। आप उस चीज के लिए रेडी रहना। हवा भी नहीं लगेगी, ये 15 भी हो सकते हैं बढ़ के, जो आपको लगेगा भाई ये तो पढ़ाई नहीं, करंट अफेयर्स इतनी पढ़ ली, सब कुछ इतना पढ़ लिया, कोर सब्जेक्ट इतना पढ़ लिया, ये कहाँ से दे दिया है। बट आपको उसमें घबराना नहीं है, वो दिया ही इसलिए गया है क्योंकि जो स्मार्ट लोग होंगे वो उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे।
वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये वही स्मार्टनेस को देखने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, ये हर एक एग्जाम में होते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे लो, पीसीएस का दे लो, यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स दे लो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको सेंस ही नहीं क्रिएट करवाएंगे बिल्कुल भी, कि यार इतना पढ़ा ये क्या दे दिया। बट आपको उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके पास सॉल्व करने के लिए 85 क्वेश्चन और हैं, 85 से 90, आपको उन पर ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन था, मैं भी क्या करूंगा, इसको सीधा इसका आंसर बता के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि आज एक कैनन पूछा, कल को कुछ और पूछ लेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो पेन्नार है, पेन्नार रिवर है, वो जो गंडीकोटा कैनन है साउथ इंडिया में, उसके थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप इसको कर सकते थे बहुत ही इजीली। कैसे? आपको पता है कि नामचा बारवा जो है गढ़वाल हिमालयाज में कहाँ पहुंच गया, ये तो हमें पता है कि ईस्टर्न हिमालयाज में। तो ये गढ़वाल हिमालयाज में तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता था कि ये तो करेक्ट नहीं होगा। ये कहाँ पे है, मुझे पता है कि ये ईस्टर्न हिमालयाज में है। मैं ऐसे हिमालयाज क्यों लिखें, इतनी मेहनत क्यों करें। ईस्टर्न हिमालयाज में मुझे इतना पता है, चलो ठीक है। तो मुझे पता है वन नहीं होगा, जैसे ही वन नहीं होगा वैसे मुझे पता चल गया, या तो टू है या तो थ्री है। अब मुझे पता है नंदा देवी तो है ही कुमाऊं हिमालयाज में, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये तो हम बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहीं आपको ये मिल जाएगा। तो ये तो एकदम ठीक है। अब मुझे थ्री को देखने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे थ्री को देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस ने मुझे इस तरीके से बता दिया कि यही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, नॉकरेक की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं है, ये इस हिमालयाज में नहीं है, ये एक्चुअल में लाई करता है मेघालय में। मेघालय में भी किस में, गारो हिल्स में। गारो हिल्स कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मतलब कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पे मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको उन्हीं चीजों में टाइम इन्वेस्ट करवाऊंगा आप लोगों का, जिससे आगे आउटपुट मिल सकता है। जैसे ये लेवांत है, लेवांत रीजन किसको बोलते हैं? ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये प्लेसेस इन न्यूज का पार्ट है, प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्लेसेस इन न्यूज पढ़नी ही पड़ेगी, और मंथली बेसिस पे पढ़नी पड़ेगी। देखो, मैं एक चीज हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लास्ट के एक महीने में पीटी 365 पढ़ के जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उससे आपकी ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपको डिफरेंट व्यूज समझ में आते हैं, आप डेली बेसिस पे चीजें पढ़ते हैं, आपको याद भी होती है। प्लस आपको करंट अफेयर्स भी मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, बाकी आप, मैं रोज एक टॉपिक करवाता हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ठीक है, शाम को 7 बजे अब वीडियो अपलोड होती है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी, आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है देश में। अब देखो जरा, द टर्म लेवांत, लेवांत जो है एक्चुअल में उन कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है जो ईस्टर्न शोर पर है मेडिटेरेनियन सी के। ठीक है, उनको लेवांत रीजन बोला जाता है। जैसे लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, है ना, सीरिया हो गया, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। जैसे मॉडर्न डे में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, इनको क्या है कि इनको बोला जाता है कि ये लेवांत रीजन की कंट्रीज हैं। कभी कभार, नॉट ऑलवेज, कभी कभार टर्की और साइप्रस को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस इन न्यूज का पार्ट है, फिर से रिपीट होना बहुत मुश्किल है, इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे उस पर। अब अफगानिस्तान तो न्यूज में रहता ही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर बनाती है। अब हमेशा उसको निकाल दो जो बिल्कुल नहीं बनाती। मुझे पता है अजरबैजान का कुछ काम नहीं है, अजरबैजान, अर्मेनिया कहाँ एक कोने में है, या अफगानिस्तान इस तरफ है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो जहां पे वन है उसको तो हटा ही दो ना, फिर हटा दो यार वन को। पहुंच गए डायरेक्ट आंसर पे, नहीं पता, नहीं पता। बट अजरबैजान, अर्मेनिया हमेशा न्यूज में रहता है, तो उसके बारे में पता है भाई, वो कहाँ पे है, ये कहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप प्लेसेस इन न्यूज पढ़ोगे, क्या पता आपको डायरेक्ट आंसर ना पता हो, बट क्योंकि आपने चीजों को बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार ये तो नहीं हो सकता फिर।
ठीक है, और फिर आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को करो। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान देखने को मिल रहा है, ईरान देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान तो आपको पता ही है कितना बड़ा है, फिर चाइना, फिर ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, है ना? पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ा बॉर्डर है इसका, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। 28, दिस वाज द क्वेश्चन जो थोड़ा सा रेयर था, जो आउट ऑफ द ब्लू पूछा गया, बट ये सॉल्वेबल था। ये सॉल्वेबल क्यों था? क्योंकि इसमें एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो आपको आपके आंसर तक पहुंचा दे बड़ी इजीली। चाहे आपको मोनोसाइट के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए टाइम दूंगा 15 सेकेंड्स का। आप क्या करिए, आप जरा चेक करिए कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जिसे आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये चेक करिए। अब आपके पास है 15 सेकेंड्स, चलिए स्टार्ट करिए। चलिए, अब देखिए जरा, यहां पर मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। ठीक है, अब देखो क्या है कि मुझे पता है कि बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, तो मुझे पता है कि करेक्ट होगा, बट मैं मान लेता हूं कि आप उतना नहीं समझ पाए, तो आपने इसको छोड़ दिया। छोड़ दो, कोई बात नहीं। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम। अब मुझे एक बात सोचो, यहाँ तो नहीं लिखा ना कि कंटेन्स सबसे ज्यादा थोरियम होता है, सबसे कम थोरियम होता है, 70%, 80%, 90%। मुझे पता है सिंपल स्टेटमेंट है, करेक्ट ही होगी, पर मान लो आप नहीं डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनोजाइट अकर्स नेचुरली, बोला गया नेचुरली अकर करती है, ठीक है, इन द एंटायर कोस्ट। मतलब कि अगर पूरा इंडिया का जो कोस्ट है, उसके अगर एक भी शोर पे एक भी जगह नहीं मिलती है, तो हम उसे एंटायर कोस्ट तो नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक वर्ड को इतना एक्सट्रीम यहाँ पे डाल दिया, जिसकी वजह से अगर कल को कोई उठ के आ जाए, नहीं जी इस शोर पे तो नहीं मिली थी, तो फिर क्या होगा? वो यूपीएससी गलत हो जाएगा, और यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करना चाहता कि बाद में उसे पछताना पड़े। तो वो स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा गलत बना देगा, ताकि उसको इजीली आप एलिमिनेट कर सको। तो एंटायर कोस्ट में तो नहीं मिल सकती भाई कोई भी चीज, सोचो पूरे के पूरे कोस्ट में मिल रही है। ठीक है, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये गलत हो जाता है। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तीसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया। नहीं पता होता कोई बात नहीं भाई साहब, एक ही स्टेटमेंट ने आंसर दे दिया। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनेजाइट। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने बोल दिया इसमें थोरियम है, जब थोरियम है तो मतलब रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव चीज जो है उसको तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉडी ही प्रोसेस करना चाहेगी और एक्सपोर्ट करना चाहेगी। समझे इस चीज को? तो ये भी एकदम सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जब देखो ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो हमेशा करेक्ट होती हैं। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो। मोनजाइट कंटेन्स थोरियम, ये तो नहीं बोला ना कि मैक्सिमम मिनिमम कितना, नहीं इतना, वो इतना, ये नहीं बोला। सिंपल बोला कि कंटेन करता है, हाँ करता है, सिंपल। ठीक है, मोनोजाइट के बारे में मैंने कुछ चीजें ऐड करी हैं आपके लिए, जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि एक ये रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल है, सिर्फ उतना पढ़ना जितना मैं क्या कर रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और थोरियम आपको देखने को मिलता है। इसे एक एटॉमिक मिनरल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोरियम मिल रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोरियम है, यूरेनियम भी है, बट आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिव है। जब रेडियो एक्टिव है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है कि आपको और क्या याद रखना है कि हाँ, इट इज अ सोर्स ऑफ हीलियम, ये आपको याद रखना है। मेजर डिपॉजिट्स जो आपको देखने को इसके मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे बीच पर। ठीक है, कौन कौन से बीच पर? जैसे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखो, इन्होंने बोला है इनके बीच पर देखने को मिलता है, पर ये नहीं बोला कि इनके एंटायर कोस्ट पे देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं बोला गया, वो बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, पर क्या सिर्फ बीचेस पे देखने को मिलता है? नहीं, इनलैंड डिपॉजिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। ठीक है, बोला गया है केरला होल्ड सम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनेजाइट, ये आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली गवर्नमेंट बॉडीज आर परमिटेड टू प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनेजाइट। उसके पीछे का एक रीजन है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है कि रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में लगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। ये लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा? AERB मींस एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। बस इतनी चीजें याद रखना, बाकी सब पढ़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, 29th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने प्रीवियस ईयर में आपको इतने अच्छे से समझाया था, आपको याद होगा अगर, मैंने इधर एक डायग्राम दिखाया था आपको, है ना, जिसमें मैंने बताया था जब इधर है क्या हो रहा है, मतलब अर्थ इधर है, सन बीच में है। ठीक है, सन बीच में मैंने आपको बताया था कब समर सोलिस्टिस होता है, कब विंटर सोलिस्टिस होता है, कब आपको बाकी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना, मैंने सब आपको बहुत ही डीप में समझाया था। तो अब देखो क्या क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं हुआ। बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है? हमें पता है 21 या 22 जून को होता है। अभी लॉन्गेस्ट डे क्यों होता है? क्योंकि ये समर सोलिस्टिस का डे है, समर सोलिस्टिस का डे है। अब एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? मैं बोलता हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएंगे भाई, एसएससी नहीं है, यूपीएससी है, बट सेम कीवर्ड को पकड़कर उससे किसी और कान, मतलब कान घुमाकर इस तरफ से पकड़ के क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो वो आपको गलत नहीं करने हैं। बहुत सारे 15 से लेके 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़कर एलिमिनेट कर कर आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर हाँ मतलब समझ लो कि 50 क्वेश्चन या फिर मैं बोलूँ 25 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें से 12 से 13 ऐसे होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर इतना काम किया है तो आप वैसे ही कट ऑफ पार कर रहे हैं। समझे इस बात को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबको, हर एक चीज को मिलाकर ही आप करंट अफेयर्स पार कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाएं, प्रीवियस ईयर को ना देखें तो भी आप नहीं कर सकते, आप करंट अफेयर्स ना पढ़ें तो भी आप नहीं कर सकते, आप कोर सब्जेक्ट पे ध्यान ना दें तब भी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत करो, सबको इक्वल टाइम दो। ठीक है, और इनपुट आउटपुट रेशियो देखो हमेशा, कि आप किसी चीज में इनपुट जितना डाल रहे हो क्या उतना आउटपुट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा ज्योग्राफी से, ये प्लेसेस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम प्लेसेस एंड न्यूज में करते ही करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना कि 15 क्वेश्चंस में से कितने राइट हैं आपको मुझे बताना है अभी कमेंट करके, 30th क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, आई विल वेट, आई विल चेक कि किसके कितने ठीक है कितने नहीं है। ठीक है, अब डजेंट मैटर आपके 2 ठीक है या आपके 15 के 15 ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है, आपको कोई नहीं जानता। ठीक है, सब अनजान है। आप असलियत अपनी रखिए, आप क्या है अपने आप से ट्रू रहेंगे। ठीक है, तभी आप जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे नहीं 2 ही नंबर आए कैसे लिखूं, शर्म भाई, कौन जानता है? ठीक है, कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। ठीक है, अब देखो जरा, होकेरा वेटलैंड की बात करें तो यार होकेरा वैसे ही इतना न्यूज में रहता है, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, होकेरा तो कश्मीर में है, ये न्यूज में रहता है। तो इसलिए कहता हूँ कि पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, न्यूज पढ़ो, करंट अफेयर्स करो, तभी ये क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। रेणुका वेटलैंड स्टैटिक का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल है। रुद्र सागर लेक की बात करें, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में, बट अगर नहीं भी पता था कोई बात नहीं, छोड़ देते। सस्थम कोटा लेक कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। हाँ जी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो अब क्या था कि अब क्वेश्चन ना
2021 में उन्होंने आपको हिंट दे दी, 2022 में उन्होंने आपको हिंट दे दिया कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या सिर्फ एक पेयर ठीक है, क्या दो पेयर ठीक है, क्या तीन पेयर ठीक है, क्या चारों पेयर ठीक है। ठीक है, वो खेलेंगे ऐसे। तो अब उन्होंने बता दिया था। अब क्या हुआ, अगले साल ही देखने को मिला भाई साहब सबकी नैया डूब गई कि एकदम ऑप्शंस के तरीके ही बदल दिए। ठीक है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं आइडिया दे दिया था पहले ही कि ऐसा भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना था। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसीलिए तो आप देखते हैं कि कट ऑफ भी कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको बहुत श्योरिटी के साथ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो आपको पता है सही है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर अब नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एप्टीट्यूड के साथ ही साथ। ठीक है, अब देखो रुद्र सागर लेक जो है वो है त्रिपुरा में। ठीक है, वो है त्रिपुरा में। अब आप क्या करना, जितने भी आपको फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। अब आपको पता है वेटलैंड्स और लेक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से हैं इंडिया के, उनकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, या एआई से निकलवा लो और सिर्फ उनको एक बार पढ़ लो। फिर वेटलैंड्स के निकालो। ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में पूछा जाएगा जिसको काफी साल हो गए हैं बने हुए, मतलब कि 10 20 25 साल जिनको बनाया गया एज अ वेटलैंड, या तो फिर जिनको रामसर साइट में ऐड किया गया, या तो फिर उनको पूछा जाएगा जो रिसेंटली ऐड करे गए, जैसे गोगा व्हील हो गया, ये सारी चीजें हो गए। है ना, आपको ये पता होना चाहिए न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, वो हम प्लेसेज इन न्यूज में करेंगे, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना था कि ये सस्थम कोटा लेक जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो कहाँ पे है? केरला में। ऊपर वाले को ठीक करने के चक्कर में नीचे वाले को ठीक कर दिया, वाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओनली टू पेयर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, केरला है। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर लेक। ठीक है, होकेरा कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।